नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ जो पत्रकार मेहमान जुड़ रहे हैं, खास मेहमान के तौर पर, उनका नाम है सैकत दत्ता। आप सब लोगों ने उनके बारे में सुना होगा, बहुत सारी उनकी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी। सैकत दत्ता इस समय डीप स्टैट के को फाउंडर हैं। स्वागत है सैकत आपका न्यूज लॉन्ड्री पर। धन्यवाद अतुल जी, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के दो साथी, हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हैं। मेघनाथ, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्ते। नमस्ते। और साथ में हमारे सह संपादक शार्दुल कार्तिकेयन। शार्दुल, आपका भी स्वागत चर्चा में। हेलो। तो कई सारी चीजें हैं इस हफ्ते बातचीत करने के लिए, और चूंकि हमारे साथ सैकत हैं तो आप लोगों को एक छोटा मोटा आइडिया हो गया होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस से के स्नूपिंग से जुड़े मामले में एक बड़ा जजमेंट दिया है, और उसके तहत अब इस पूरे मामले की निगरानी समिति एक बनाई है जो कि जांच करेगी, इस मामले की तह में जाने की कोशिश करेगी। देखते हैं आगे क्या निकलता है इसमें। और मेरे ख्याल से 3 हफ्ते बाद इसकी फिर से सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, अगर मुझे जजमेंट के हिसाब से। तो ये हमारी चर्चा का विषय होगा। इसके अलावा और भी बहुत से विषय हैं, तो उनकी जानकारी मेघनाथ देंगे। लेकिन इससे पहले जो छोटी छोटी जानकारियां, एक तो बहुत खुशी की कुछ बातें हैं जो कोई हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे न्यूज लॉन्ड्री के श्रोता हैं, उनके लिए, कि हमारा यूट्यूब चैनल फिर से शुरू हो गया है। तो हमारे जो तमाम शोज थे, चाहे न्यूसेंस है, टिप्पणी है, मेघनाथ का अपना एक शो है पूरा, ये सारे शोज अब आपको फिर से यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे। जो पिछले सारे शोज थे, बीच में जो गैप था, वो भी, पुराने वाले भी सारे कुछ सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर अब अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप लोगों को पता है कि टीवी टुडे ग्रुप ने, जो कि आज तक न्यूज चैनल और इंडिया टुडे ग्रुप है, उन लोगों ने एक नोटिस भेजा था, न्यूज लॉन्ड्री को भेजा है, और जिसमें न्यूज लॉन्ड्री के साथ कुल टोटल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और उसका दावा ये है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, और उनका मानहानि उनकी हुई है, डिफेमेशन का, सिविल डिफेमेशन का उन्होंने केस दर्ज किया है। तो ये कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने एक अपना लीगल फंड रेज किया था, और ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही सकारात्मक एक पक्ष है इसका, कि एक दिन के अंदर में जो हमारा लीगल फंड था 11 लाख रुपए, 10 घंटे के अंदर में ये लीगल फंड लोगों ने पूरा किया। तो ये कहीं ना कहीं 2 चीजें हैं जो बताती हैं। एक तो ये कि लोगों के अंदर अच्छी पत्रकारिता के लिए भूख है, अच्छी पत्रकारिता, और दूसरा न्यूज लॉन्ड्री के अंदर लोगों की वो फेथ है कि जिसकी वजह से उन्होंने हमारे लीगल फंड को इतने जल्दी टॉप अप किया है, कंप्लीट किया है। जो विषय है मेघनाथ, एक बार आप हमारे जो श्रोता हैं उनको जानकारी दे दें, और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अतुल सर ने कहा है, एक तो पेगासस के बारे में खबर है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बिठाने का फैसला किया है। 3 मेंबर कमेटी है, वो पेगासस का इन्वेस्टिगेशन करेगी। और इसका एक्चुअली सेंटर ने पहले ऑपोज किया था और बोला था कि हम कमेटी बनाएंगे, पर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इंडिपेंडेंट कमेटी बननी चाहिए इस पर। कुछ खबरें आ रही है जो सेंसरशिप की दुनिया से आ रही है। वो है, एक डाबर ने एक एड डाला था जो कि एक फेम प्रोडक्ट बेचने के लिए, उसमें एक लेस्बियन कपल करवा चौथ कर रही है ऐसा दिखाया था। तो लोगों को ऑब्वियसली गुस्सा आ गया, और मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर ने काफी उस पर एक्शन लेने की बात की, तो डाबर ने वो विड्रॉ कर लिया है ऐड। और एक और खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, प्रकाश झा जो कि एक फिल्म मेकर है, उनकी जो एक सीरीज है आश्रम, जिसमें बॉबी देओल स्टार है, उनके सेट पर बजरंग दल वालों ने हमला कर दिया और उनके चेहरे पर इंक भी फेंकी, और फिर उन्होंने कहा कि आप उसका नाम बदल दीजिए। और भोपाल की जो एमपी है प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस होना चाहिए जिसमें ये सब स्क्रिप्ट पहले बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को भेजनी चाहिए और उसके बाद सेंसर बोर्ड को जानी चाहिए। तो एक वो भी चल रहा है। सेंट्रल विस्टा को लेकर एक खबर आ रही है कि
सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंटर से रिस्पांस मांगा है। इंटरेस्टिंगली प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट का जो घर बन रहा है उसका लैंड यूज चेंज करके रिक्रिएशनल से रेसिडेंशियल कर दिया गया है उसके आजू बाजू। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऐसा क्यों किया, इस पर एक सेंटर को रिस्पांस मांगा है। फेसबुक ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है आज, अगर समय मिला तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अब फेसबुक जो एक पेरेंट कंपनी, फेसबुक ने एक पेरेंट कंपनी बनाई है जिसके अंडर सब फेसबुक, व्हाट्सएप जो जैसे प्रोडक्ट्स आएंगे, उसका नाम है मेटा। तो मतलब अब जकरबर्ग मेटा के सीईओ होंगे, फेसबुक के नहीं। तो इन्होंने एक बहुत ही फनी सी एक एड भी निकाली है जहां पर जकरबर्ग एक वर्चुअल दुनिया में घूम के बताते हैं कि मेटावर्स क्रिएट कर रहे हैं, 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब हो रहा है इसके बीच में जब एक बहुत ही एक्सप्लोसिव रिपोर्ट आई थी वॉशिंगटन पोस्ट में, जिसमें एक फेसबुक के विसल ब्लोअर ने कहा कि उन्होंने 2019 में एक टेस्टिंग किया था जिसमें उन्होंने एक डमी अकाउंट बनाया जो जिसको 3 वीक में ही फेक न्यूज और हेट मॉन्गरिंग न्यूज दिखने लगी थी। तो इसके कंट्रोवर्सी के बीच में इन्होंने ये एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस करने के लिए भी किया होगा थोड़ा सा। आर्यन खान को बेल मिल चुका है और उसमें एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है। आपको तो पता ही होगा, लास्ट टाइम भी हमने इस पर डिस्कस किया था कि ट्विस्ट आ रहे हैं बहुत सारे वो केस में। एक तो किरण गोसावी जो भाग गए थे, उनको पकड़ा गया है। जो किरण गोसावी जिन्होंने सेल्फी ली थी आर्यन खान के साथ, आपको याद होगा, और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बताते हैं खुद को। और उसके अलावा समीर वानखेड़े जो इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनके खिलाफ अब केस दर्ज करने के कतार पे अभी तक हुई नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर एक रिलीफ मांगी है क्योंकि उनको डर लग रहा है कि उनको मुंबई पुलिस अरेस्ट कर लेगी ब्राइबरी के चार्ज में। तो उनको 3 दिन का रिलीफ दिया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वहां पर। 3 दिन का ये रिलीफ अपनी तरफ से बॉम्बे पुलिस ने कोर्ट को एक एफिडेविट दिया कि हम 3 दिन का उनको नोटिस देंगे गिरफ्तार करने से पहले। जी 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 जी, तो ये एक तरह का उनके लिए सिक्योरिटी है। जी। उत्तर प्रदेश ने एंटी कन्वर्जन लॉ को डिफेंड किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यहाँ पर एसेंशियली उन्होंने कहा है कि कम्युनिटी इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट से, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बड़ा होता है, इसलिए ऐसा कन्वर्जन लॉ होना जरूरी है। और विनोद राय को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प खबर आ रही है। अतुल सर, आप बताएंगे इसके बारे में प्लीज। तो विनोद राय जो कि कैग थे जिस समय देश में 12-13 के टाइम पे अन्ना का आंदोलन चल रहा था, एंटी करप्शन मूवमेंट का बहुत जोर था, तो उस समय जो सीएजी थे हमारे, वो विनोद राय थे। और उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ बड़े आरोप लगे थे और सरकार चारों तरफ से घिर गई थी, जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, जिसमें कोल ब्लॉक घोटाले से लेकर 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला शामिल था। और उसमें किसी में 1,76,000, किसी में 1,46,000 लाख करोड़ रुपए के करप्शन के और गबन के आरोप लगे थे। तो बाद में कुछ और चीजें सामने आई। अब कोर्ट में तो वो सारे मामले खत्म हो चुके हैं और कोर्ट का ये कहना है कि कोर्ट का जजमेंट जो है कि भाई वो इनकी जो उसके तय करने की प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था कैलकुलेशन का, उसमें खामी थी, जिसकी वजह से ये गड़बड़ियां सामने आई। वास्तव में कोई लॉस एक्सचेकर का नहीं हुआ एनीवे, तो वो तो एक दूसरा पहलू है। तो उसी दौरान कुछ मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दिया था विनोद राय ने, सीएजी रहते, और उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस के एक नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने इनसे मुलाकात की थी और इनसे अपील की थी कि जो रिपोर्ट है उसमें करप्शन की जो चार्ज, उसमें से मनमोहन सिंह का नाम ड्रॉप कर दिया जाए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। तो इसको आधार बनाकर संजय निरुपम ने कोर्ट में डिफेमेशन सूट दाखिल किया था कि ये पूरी तरह से झूठ है, इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी और इन्होंने ऐसी कोई बात भी सीएजी से नहीं कही थी। तो अब इस मामले में विनोद राय ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी है, बिना शर्त माफी मांगी है और अपनी बात को से उन्होंने इनकार किया है कि हाँ उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था मनमोहन सिंह के बारे में, संजय निरुपम में। तो ये मामला है, इस पर हम और भी बात करेंगे, मतलब हमारे पास समय रहा
तो कुछ और भी हैं आपके पास मेघनाद और शार्दुल, और कुछ विषय? नहीं, मेरे पास नहीं है। शार्दुल? मुझे ये कहना था कि खबरें ये भी आ रही थी कि त्रिपुरा में काफी हिंसा हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के, और कई त्रिपुरा के लोकल न्यूज़पेपर से आए हैं कि ये केवल 1-2 जगह नहीं हुई। वेस्ट त्रिपुरा, उनाकोटी, गोमती, सब जिलों में ये हुआ है। और ट्विटर पे अभी वेरीफाई नहीं है इसलिए आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते, पर ट्विटर पे कल कई ऐसे वीडियो थे अलग अलग संस्थाओं की तरफ से जी, जिसमें बहुत कुछ बहुत उस ही ज्यादा ज्वलनशील है, स्थिति लेकिन है। ये बातें हैं कि कुछ इलाकों में राइट विंग जो ग्रुप्स हैं उन लोगों ने कॉल किया था बांग्लादेश की जो हिंसा हुई थी दुर्गा पूजा के टाइम पे, उसके खिलाफ प्रदर्शन और ये सब हुए हैं। तो कुछ जगहों पे आई हैं, कुछ उससे जुड़ी अफवाहें भी चल रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि वहाँ के मीडिया और सरकार का भी उस पर बयान आया है। पुलिस के वीडियो आए थे, तो स्थिति अच्छी नहीं है, पर अधिकतर उत्तर पूर्व की बात रह जाती है, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। तो ये है। हम आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ा दिलचस्प विषय है, और मैं उस पर संक्षेप में एक छोटी छोटी कमेंट्री चाह रहा हूं, जैसे क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला हमेशा बन के रहता है, और अब फिर से चुनाव से पहले वो मुद्दा बनता दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम योगी आदित्यनाथ इसे मुद्दा बनाने की फिराक में है। तो उस पर और मैं शायद इस मामले में थोड़ा राइटिस्ट साउंड करूंगा, लेकिन फिर भी इस पर बात करनी चाहिए हमें। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, और अब तक भारत विश्व कप के किसी, चाहे 2020 का फॉर्मेट हो या 50-50, कभी भी पाकिस्तान से हारा नहीं था। पहली बार हारा है, तो 12-0 के बाद ये पहला मैच हारा। और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में ये खबरें आई कि लोग पाकिस्तान की जीत पर पटाखे छोड़ रहे थे, कुछ लोग खुशियां मना रहे थे, कुछ लोग जश्न मना रहे थे, किसी ने अपने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, बधाई संदेश भेजा, व्हाटएवर। इसके बाद अब केसेस दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। एक जगह कुछ उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ने सीधे कह दिया कि जो भी इस तरह के मामले उसमें सीधे सेडिशन के केसेस दायर हों। तो खेलों के मामले में ये है कि अक्सर ये कहा जाता है कि चाहे वो अच्छे खेल को लेकर देश की सीमाएं काउंट नहीं करती, फुटबॉल या फिर बाकी भी जो फुटबॉल लीग हैं यूरोप में, वहां पर अलग अलग देशों के अलग अलग लोग क्लबों से खेलते हैं, तो कई बार ये होता है। लेकिन अच्छे खेल के लिए अच्छी उसकी तारीफ तो किसी की भी की जा सकती है। चाहे ऑस्ट्रेलिया बढ़िया एक टाइम पे टीम थी, उससे पहले कभी वेस्ट इंडीज का दबदबा हुआ करता था क्रिकेट में। तो उस टाइम के हिसाब से और उन टीमों का जो की तारीफ करना उसका एक पहलू है। लेकिन भारत पाकिस्तान के मामले में अगर कोई इस तरह से कर रहा है कि पटाखे छोड़ रहा है या खुशियां मना रहा है या बधाई संदेश व्हाट्सएप पे भेज रहा है, तो इसको क्या केवल इस नजर से देखा जा सकता है कि अच्छे खेल की तारीफ की जा रही है, या अच्छे खिलाड़ी और अच्छे उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही ऐसा किया जा रहा है? भारत पाकिस्तान के जो जिस तरह के रिश्ते रहे हैं, जिस तरह का इनका इतिहास है आपस का, उसके आधार पर सिर्फ इस नजरिए से इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो लोग खुशियां मना रहे थे पाकिस्तान, उनकी केवल मंशा अच्छा खेल थी, या उसके पीछे कुछ और भी चीजें काम करती हैं? साइकत? अतुल जी, फ्रैंकली मेरा क्रिकेट में ना पहले भी इंटरेस्ट था और ना जिस दिन वर्ल्ड कप शुरू हुआ T20 का, किसी ने मुझसे पूछा आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, किस चीज का टीम? तो मेरी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे मैं मार्च से अभी लौटा हूँ। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल वो है, मैसेज है कि भाई तारीफ करना और किसी टीम की और पाकिस्तान की तारीफ करने में कुछ आपको लगता है कि इसमें इसका एक पॉलिटिकल अंडरटोन होता है, और इसके पीछे लोगों की थोड़ी सी नाजानकारी या उनकी अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन या प्रेजुडिस या कुछ और चीजें हैं, या कुछ धार्मिक वजहें भी आपको लगती हैं? देखिए, अगर संविधान की तरफ से देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर 19(1) आपको पूरी आजादी देता है, आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बारे में कह भी सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पर अगर मोर कॉम्प्लेक्स व्यू ले तो उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा, पार्टीशन का जो एक लेगेसी है, और फिर हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप्स का जो एक लेगेसी है, वो उस दायरे में जरूर आ जाता है। और हमेशा, चाहे आप जब से इंडिया और पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, एक तरीके से कहा जाता था इट इज वॉर विदाउट ब्लड, विदाउट एनी ब्लडशेड। तो एक तरह से जंग की तरफ से देखते थे। तो उस माहौल में टू सेलिब्रेट पाकिस्तान विन
काफी लोगों को चोट तो पहुंचा हुआ होगा, एंड दैट इज अ सेंसिटिव मैटर। और इस चीज को आई मीन इट इज डेफिनेटली देयर इज अ पॉलिटिकल एज वेल एज अ रिलीजियस एंगल, ये कोई दो राय नहीं है। बट दैट सेड, हिंदुस्तान का जो संविधान है सभी को राइट देता है, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है 19(2) के दायरे में, उसमें भी ये पड़ता नहीं है। बिल्कुल। मेघनाथ, शार्दुल, आप लोगों की भी प्रतिक्रिया इस पर। मैं तो इस विषय पर, क्योंकि मैं संक्षेप में हमने कहा कि एक बार थोड़ा सा व्यूज ले लिया जाए, फिर आगे। बिल्कुल। एक्चुअली शौकत की सिचुएशन और मेरी सिचुएशन सेम है। मैं क्रिकेट में वैसे रुचि नहीं रखता हूँ, जैसे कि श्रोताओं को पता ही होगा। आपकी रुचि सोया में है। हाँ रुचि सोया में, बिल्कुल। मेरी राशि भी और रुचि भी, दोनों रुचि पर ये जो अब मैं काफी न्यूज आइटम देख रहा था इसके बारे में, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई कि सहवाग ने और उसने ट्वीट किया कि जो पाकिस्तान की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको पाकिस्तान में जो भी मतलब एंटी नेशनल बोल दिया। उसी दिन करवा चौथ था और मेरे भी घर के बाजू में पटाखे फूटने लगे और मैंने सोचा यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब वो थाली पीटने का जो वाकया हुआ था, मैं बाहर गया था, वहां पे मुझे दिख रहा था कि दूर दूर तक मेरे सोसाइटी में सब लोग एकदम बाहर आके एंथुसियास्टिकली थाली पीट रहे थे और मैं तो वीडियो ले रहा था। तो एक अजीब चीज हुई जो मुझे पता है, एक बहुत ही अल्ट्रा हिंदू फैमिली से आते हैं, मेरे नेबर है, मतलब कुछ मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ बट लाइक दे सपोर्ट करते हैं और उनके व्यूज थोड़े से राइटिस्ट है, वो भी पटाखे फोड़ रहे थे। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, और मुझे पता था पाकिस्तान हार गया क्योंकि लोग चिल्ला भी रहे थे। तो फिर मुझे याद आया कि करवा चौथ हो रहा था और उसके समय पे कुछ लोग पटाखे फोड़ते हैं और दिल्ली में जो आपको पटाखे फूटने दिखे। तो अब मुझे कंफ्यूजन ये हो गया कि अब इसमें से कौन सा फटाका किसके लिए फूट रहा है वो कैसे बताएंगे। मतलब कुछ लोग करवा चौथ के ओकेजन पे कर रहे होंगे, कुछ लोग मेरे जैसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि मैच चल रहा है और चल दिए और पटाखे फोड़ने लगे, और उसको अगर आप इस नजर से देखें कि ओ पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने हैं तो कैसे, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो दूसरा वाकया इसका हुआ था जो कि कश्मीर में हुआ था। एक मेडिकल कॉलेज में आपको कुछ स्टूडेंट सेलिब्रेट करते हुए एक वीडियोस निकले थे। अब वो चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये ऐसा रिएक्शन क्यों हो रहा है। अगर आपको याद होगा कि हमने जब वो 370 हटाया था तो एक चर्चा एपिसोड में कहा भी था, उसका हम लिंक देंगे नीचे। हमने इस पर चर्चा की थी कि कैसे आप एक जब जनरल लार्ज पॉपुलेशन को लेजिस्लेटिवली और एक अथॉरिटेरियन तरीके से दबाते हैं तो वहां से एक्सट्रीमिज्म पैदा होता है। आपने ये नक्सलबाजी में देखा, आपने ये अभी अफगानिस्तान में तालिबान के भी इसमें देखा, वही अमेरिकन दबाव की वजह से एक्सट्रीमिज्म पैदा हो गया था। और यहाँ पे कश्मीर में आपको दिखाई दे रहा है कि 370 हटने के बाद भी जैसे सिविलियंस की किलिंग हो रही है, जैसे अनरेस्ट हो रहा है, अभी तक पूरी तरीके से वो स्टेट कभी खुला ही नहीं, अभी तक मिलिट्री का हैवी प्रेजेंस है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी से गुस्सा करना होगा तो वो हमेशा एक जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ होगा, और इस केस में काफी लोगों के लिए जो गुस्सा है उनके लिए अथॉरिटी भारत की सरकार है। तो आप इस अगर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको ये भी एक आई थिंक वरीइंग सिचुएशन हो गई है। आप इसको एक देशद्रोह के एंगल से देखने से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एंगल इसका डिस्काउंट हो जाता है। ये एक वरीइंग सिचुएशन है कि लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, वहां पर लोगों में कितना गुस्सा है वो देखिए। आपको ये देखना चाहिए कि वो इतने मायूस क्यों हैं और उन्होंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। तो मेरी यही दो राय होंगी इसके बारे। जी, जो आपने सवाल पूछा कि क्या केवल वो वहीं से आता है, तो देखिए हम किसी भी बारे में अपनी राय हर कोई सैकड़ों अलग अलग वजहों से बनाते हैं। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, वो अंदरूनी वजह होती हैं हमारी, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या कुछ भी हो, क्षेत्रीय हो। अगर वो केवल हमारी राय अलग बनाती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। इस देश में अजीब से अजीब सही या गलत विचार अलग अलग परिभाषाओं से अपराध नहीं माने जाते। अगर वो अपराध में बदल जाते हैं जिससे औरों को फर्क पड़ रहा है तो वो संज्ञान में आता है
अब देखिए, जैसे मेघनाथ ने कश्मीर वाली बात की, तो कश्मीर में जो अगर आप एक प्रॉब्लमेटिक माने मेरे मत में, तो जो वो सरकारी टीचर हैं जो राज्य की निधि और उस पर चल रहे हैं, ठीक है आप उस पर उठाइए, लेकिन उसमें भी क्या खेल की टीम का समर्थन करना राजद्रोह हो जाता है? दोनों देश अपने आप को एक दूसरे को अभी भी मित्र कहते हैं, या ऐसा देश जिससे हमारे सामरिक संबंध है लेकिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। भारत सरकार ने खुद 3 साल पहले बोला था, अगर आपको याद हो, कि आरटीआई में, कि भारत का कोई शत्रु देश नहीं। और खेल का क्या मतलब है कि आपको खिलाड़ी पसंद आते हैं, आपसी सौहार्द बढ़ना है, और हर हर इंसान जो भी खेल देखना पसंद करता है, कोई भी अपनी अपनी योग्यता, खेलने के तरीके का स्टाइल, उसके हिसाब से पसंद नापसंद करता है। तो आपके पसंद की खिलाड़ियों की टीम अगर आपके अपने देश की टीम से जीती है, तो ये राजद्रोह तो नहीं होता मेरी नजर से। वहां पे यूएपीए की क्या आवश्यकता है? अब भावनाएं, तो आखिरी चीज देखिए, भावनाएं तो बहुत चीजों से आहत होती हैं। आपकी भावना आहत हुई है, इसका ये मतलब थोड़ी आप या राज्य या प्रशासन आपके खिलाफ कार्यवाही करेगा। मत भिन्न होने का मतलब अपराधी होना तो नहीं है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल अलग एक पर्सपेक्टिव आपने बताया शार्दुल, कि इस अगर इस तरह की कुछ चीजें आती भी हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, या उसका आप अपराध कैसे तय करेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसमें देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत जहां तक मत है कि आप पाकिस्तान, ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, अलग अलग तमाम देशों के खिलाड़ी हैं, और सब अपनी पसंद के खिलाड़ी हो सकते हैं, आपके अपने फेवरेट हो सकते हैं, फेवरेट टीम हो सकती है। इन तमाम चीजों के बावजूद भारत पाकिस्तान के मामले में अगर आप इस तरह का कोई आपका नजरिया सामने आता है, तो उसका वो जो पॉलिटिकल पहलू है उसको भी उस नजर से भी देखा ही जाएगा, और थोड़ी सी एहतियात भी इसमें बरतने की जरूरत है। राजद्रोह तो खैर बहुत दूसरे लेवल के स्तर की चीज हो गई, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनको, मतलब कश्मीर की एक सिचुएशन मेघनाथ ने रखी, वो एकदम डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन राजस्थान के स्कूल की कोई टीचर अगर इस तरह से कर रही कि हाँ मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ, तब उसका एकदम दूसरा अर्थ है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का निर्माण करते हैं। इसमें आपको ये तय करना पड़ेगा कि भाई आपकी जो पसंद या आपकी जो पसंद नापसंद है, वो किसी लिबरल थॉट प्रोसेस से आ रही है, या फिर एक कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अपब्रिंगिंग का नतीजा है। मतलब तो अपनी टीम के हारने पर पटाखे छोड़ना तो एक चीज है, या मैसेज छोड़ना, तो मतलब वही कि ये किस नजरिए से आ रहा है। आपके नजरिए में अगर ये है कि भाई आप एक लिबरल और एक पूरा, मतलब जो वसुधैव कुटुंबकम वाला विचार है, कि उस विचार के तहत आपकी इतनी ब्रॉड माइंडेड है कि ठीक है भाई आज इसकी, कल उसकी, परसों उसकी, या फिर सिर्फ इसलिए आ रहा है कि नहीं पाकिस्तान और इसका एक वो है जिससे हमारा इतिहास है, जिससे हमारी हिस्ट्री जुड़ी है, हमारे जड़ जुड़े हैं पीछे, और जिसमें एक बंटवारे का भी वो है, एक धार्मिक एंगल भी है, और इस नजरिए से हम सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये चीजों को तय करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस सब चीजों को नजर में रखकर कोई नजरिया बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। एनीवे, हम अपने मुख्य मुद्दे की तरफ आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसको कि बड़ी तारीफ हो रही है चारों तरफ, और वो है पेगासस जासूसी कांड से जुड़े मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है 3 सदस्यों की, और उसकी निगरानी करेंगे एक एक्स जज हैं, मेरे ख्याल से जस्टिस रविंद्रन नाम है उनका। तो ये जो स्थिति है साइकत, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप इसको हमें समझा पाए, क्योंकि आप खुद भी इसके शिकार जिन लोगों के नाम सामने आए थे उसमें आपका भी नाम था। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी अभी तक, तो ये सरकार के नजरिए से 2-3 चीजें आई इसमें सामने। एक तो सरकार ने पहले ये कहा कि हम इस मामले में कोई एफिडेविट नहीं दे सकते, फिर सरकार ने कहा कि हम अपनी तरफ से ही जांच कमेटी बना देंगे, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड नहीं माना, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप है वही अगर जांच करेगा तो बहुत सारे संदेह के दायरे खुले रह जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी। तो जो सरकार का पूरा नजरिया, जो अप्रोच रहा शुरू से, पहले दिन से ये खबर आने के बाद से, उस पर आपकी क्या राय है? अतुल जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जजमेंट में लैंडमार्क नहीं कहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि अगर आप सर्वेलेंस लॉज और उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें कि अंडर किस सर्कमस्टांसेस सरकार आपके ऊपर सर्वेलेंस कर सकती है, तो वो पहले से ही वो सिस्टम इतना टूटा हुआ है, इतने बुरे हाल में है कि कोई भी सरकार कुछ भी कर सकती है। ये पहली बात है। और ये बहुत ही
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए क्योंकि जो प्रोटेक्शन मिलता है दूसरे देशों में, दूसरे डेमोक्रेसीज में जिस तरीके से प्रोटेक्शंस हैं, हमारे देश में पहली बात तो ना तो कोई, देयर इज जीरो जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट जब सर्वेलेंस दिया जाता है। तो बेसिकली मेकर और चेकर जो है दोनों एक ही है, विच इज ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी को आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। और दूसरी बात यह है, जो मिनिमम प्रोटेक्शन है कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर दो दूसरे टेलीकॉम और लॉ सेक्रेटरी के साथ जो मॉनिटरिंग होगा कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ना तो उनके पास टाइम होता है, ना ट्रेनिंग होता है, ना लीगल अंडरस्टैंडिंग होता है। एज अ रिजल्ट एज इट इज आपका काफी प्रॉब्लमेटिक है इंडिया का जो सर्विलेंस स्ट्रक्चर। उसमें आप पेगासस जैसे टेक्नोलॉजी को डालते हैं और लोग शायद ये फुल्ली अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, और मुझे लगता है शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी फुल्ली अप्रिशिएट नहीं कर पाए कि पेगासस जो मिनिमम जो बेसिक सेफगार्ड्स हैं उससे काफी आगे निकल चुका है। क्योंकि आज एक तो आपने एक ऐसा मैलवेयर आपके फोन पे डाला जिसका कोई मॉनिटरिंग नहीं हो सकता। जो आजकल क्या है, लीगल प्रोसेस क्या है, मान लीजिए मैं आपका फोन या आपका ईमेल में इंटरसेप्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे एक ऑफिशियल ऑर्डर निकालना पड़ेगा MHA के थ्रू और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस एंड IT जो है METI, उनके जरिए, जो फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो टेलीफोन कंपनी हो या ईमेल प्रोवाइडर हो, उनके पास जाता है। तो एटलीस्ट एक रिकॉर्ड बन के रह जाता है। यहाँ आप अपने नागरिक, अपने सिटीजन्स के खिलाफ एक ऐसा सॉफ्टवेयर और मैलवेयर डाल रहे हो जिसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई रोल ही नहीं है, और सीधा आप उसको एक तरीके से डाल रहे हो किसी के फोन पे, तो ये बहुत बड़ा एक खतरा जो पैदा हो गया। इट्स अ वेरी बिग डेंजर, नॉट ओनली टू प्राइवेसी और लोगों के अपने सिक्योरिटी, इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग डेंजर टू इंडियन डेमोक्रेसी। इसलिए क्योंकि जब आप किसी को सर्वेलेंस में डालते हैं, एक तरीके से आपके पास उनके ऊपर एक पावर आ जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो सर्वेलेंस में है, और उनका जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उस इंफॉर्मेशन को आप मिसयूज करके उनको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अगर आप इस डेटा को कलेक्ट करते गए, एक तरीके से आप किसी भी इलेक्शन रिजल्ट को भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस काइंड ऑफ पावर। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये है, आजकल आपका फोन कितना कुछ करता है। आप उस पे, पहले आप सिर्फ फोन पे बात करते थे, आजकल आप उस पे ईमेल भी भेज रहे हैं, आप उस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हैं, उस पे आप अपना वॉलेट भी है, डिजिटल वॉलेट, आप उससे अपना पेटीएम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपका बैंकिंग भी कर रहे हैं क्योंकि बैंकिंग ऐप भी हो गया। तो एक तरीके से आपका जो पूरा दुनिया है आपके फोन में सीमित हो गई। पहले क्या होता था, सर्वेलेंस में चाहे टेलीफोन का सर्वेलेंस हो या ईमेल का सर्वेलेंस हो, उन दोनों का अलग अलग तरीके से परमिशन और उसमें एक लिमिटेशन होता था। अब क्या हो गया, क्योंकि आपका डिवाइस जो स्मार्टफोन है आपका, वो आपका इन्फेक्ट हो गया है, एक तरीके से आपका टेलीफोन कॉल, आपका फोन का कैमरा, आपका पर्सनल फोटोग्राफ्स, आपके ईमेल्स, आपके SMS, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपका सारा बैंकिंग, आपका सारा पेमेंट, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो। तो एक झटके में आप किसी इंसान को अगर खत्म करना चाहते हैं, और काफी साइबर क्राइम में हमने देखा है कि एक मैलवेयर से आप एक इंसान के पूरे जिंदगी का कंट्रोल ले सकते हैं। और आज इस स्थिति में आ गए हैं कि एक मैलवेयर से ऑलरेडी आपने इतना सारा कंट्रोल ले लिया। तो इन सब चीजों का सुप्रीम कोर्ट को ऑल्सो दायरे में रखते हुए कुछ और स्ट्रिक्चर्स भी पास करने चाहिए थे, जैसे कि इसका अगर यूज हो भी रहा है तो उसका यूज नहीं होना चाहिए, प्लस एक और कमेटी बननी चाहिए थी कि पूरे सर्वेलेंस लॉज को फिर से दोहराए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से बदल गया है कि जो पहले आपके जो वैसे टूटे फूटे जो सेफगार्ड्स थे, वो भी उससे काफी आगे टेक्नोलॉजी निकल चुके हैं। और आखिरी जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि आपने एक कमेटी तो बनाया है, पर कमेटी मेरे ख्याल से थोड़ा और बेहतर हो सकता था, क्योंकि उसमें भी आपने इंटेलिजेंस के लोगों को डाला है, फोरेंसिक के लोगों को डाला है, और एक तरीके से सरकारी लोगों को डाला है, जिन्होंने जिंदगी भर इस काम को अपने ऑफिशियल ड्यूटीज में जो उन्होंने किया है, अब उन पे डिपेंड करना कि वो उस चीज को उसको उठाए और फिर उसके ऊपर छानबीन करे, ये थोड़ा आई मीन इट इज ऑल्सो अनजस्टिफाइड। उन लोगों पे भी इट इज अनजस्टिफाइड जिनको कमिटी में डाला है।
एक फुल्ली इंडिपेंडेंट कमिटी होना चाहिए था जिनके पास नॉट ओनली टेक्निकल एक्सपर्टीज हो बट उसके ऊपर एक सर्टेन डिग्री ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी भी हो, जो ऑटोनॉमी मेरे ख्याल से जस्टिस रविंद्रन का रेपुटेशन बहुत ही बढ़िया है और बाकी जो मेंबर्स हैं 2-3 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके इंटीग्रिटी, उनका प्रोफेशनलिज्म पे कोई दो राय नहीं है, दे आर वेरी वेरी गुड, बट फिर भी वेदर दे विल बी एबल टू डू एन ऑटोनोमस इन्वेस्टिगेशन, उस बात पे आई हैव माय डाउट। तो काफी डिटेल में आपने बताया साइकत। एक दो चीजें हैं मेरे ख्याल से फिर भी जस्टिस रविंद्रन की को जिस तरह से पूरी कमेटी की निगरानी के लिए बनाया रखा गया है, तो वो एक तरह से कोर्ट ने उस मंशा को तो साफ किया ही है। और दूसरा ये कि जिस सर्विलांस की आप बात कर रहे हैं कि जो प्रोसेस था कि एमएचए से जानकारी लेके, अनुमति लेके और फिर वहां से संबंधित टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेने की, पर अभी की जो स्थिति है पेगासस का जो मामला है उसमें दो बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि अभी तक ये सरकार बताने कहीं स्पष्ट नहीं किया है, कहीं भी बताया नहीं है कि क्या ये वास्तव में इसकी सरकारी खरीद हुई है। एक बड़ी प्रॉब्लम अभी तो ये स्टैब्लिश होना है, तो एक लेवल की प्रॉब्लम यहाँ पर। दूसरा ये कि इसका इस्तेमाल अगर किया जा रहा है, लेकिन इस्तेमाल तो हो रहा है, बहुत सारी बातें आ गई हैं मीडिया के जरिए, जो भी वो डाटा किन लोगों के पास जा रहा है, कौन लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे ये इस तरह की कंपनी है कि अगर पब्लिक मनी इसमें इन्वॉल्व है, जैसा कि पेगासस कंपनी का कहना है कि भाई वो सिर्फ सरकारों को बेचती है, तो फिर ये अब तक रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। सरकार का ये कहना कि बहुत सारी चीजें केवल नेशनल सिक्योरिटी, जिस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की है कि भाई सिर्फ हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी के उसमें डालकर सरकारों को खुली छूट नहीं दी जा सकती है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो अभी बहुत सारी चीजें प्राइमरी लेवल पर फिक्स होनी है इस मामले में, कि सरकार ने उसको खरीदा है कि नहीं, सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है कि नहीं, और अगर इस्तेमाल कर रही है तो क्या वो वास्तव में वही उसका दायरा है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है, या फिर उसको अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को, पत्रकारों को, इंटेलेक्चुअल्स को, अलग अलग लोगों को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो प्राइमरी लेवल की अभी कंफ्यूजन है, जो गड़बड़ियां हैं, गफलतें बनी हुई हैं, इसी को तय कर लेना सबसे बड़ी जरूरत है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि कोर्ट ने एक सही दिशा में कदम बढ़ाया है। उसके बाद की जो चीजें हैं उस पर फिर से बात हो सकती है कि भाई हाँ, इसमें और क्या डिटेल्स हैं, इसके बाद और क्या हो सकता है। एक बार मैं अतुल जी, हाँ, एक स्मॉल इंटरवेंशन, सॉरी मैं आपको जी बोले। अच्छा, मैं जो कह रहा था, अगर आप ये प्राइमरी लेवल की बातें जो आप कह रहे हैं कि किसने खरीदा वगैरह, वो वैसे ही आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि एक कानूनन सेफगार्ड दिया गया है इन लोगों को जो खरीदते हैं, बिकॉज ये जो खरीदा जाता है ये सीक्रेट सर्विस फंड से किया जाता है, जिसके ऊपर कानूनन एग्जेम्पशन है कि ये सीक्रेट सर्विस फंड कभी एक, अगर ऑडिट होगा भी तो एक सीक्रेट ऑडिट होगा, और वो भी कभी पब्लिकली या किसी कोर्ट में नहीं आ सकता, बिकॉज उसके पीछे ये फिलॉसफी था कि अगर फंडिंग सामने आ गया तो हमारे जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट आप अगर ढूंढने लगे कि किसने खरीदा है या किस फंड से गया है पब्लिक फंड, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक बात है। मेघनाथ, मैं एक्चुअली अग्री करता हूँ अतुल सर से, क्योंकि मतलब मेरा भी वही एक था कि एक कमेटी जिन्होंने जिसको बिठाया है, टेक्निकल रीजंस जो जैसे यूज किया गया है पेगासस को एक्सेट्रा, वो तो बाद में आता है। पहले तो बस एक हाँ या ना जवाब चाहिए कि क्या सरकार ने ये पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा, हाँ या ना, सरकार या सरकारी एजेंसीज ने। ये एजेंसीज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एनएसओ का जो ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, एनएसओ मतलब जो इजरायली कंपनी है जो पेगासस सॉफ्टवेयर बेचती है, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि आप ऐसे मत सोचिए कि ये कोई ऐसे ही ऐप इंस्टॉल करने जैसा है आपके फोन पे। गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइसेंस खरीदते हैं, और ये लाइसेंस खरीदते हैं तो उनके लोग आकर एक, जैसे आप सेट टॉप बॉक्स इंस्टॉल करते हैं घर पे, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए एक सेट टॉप बॉक्स टाइप इंस्टॉल किया जाता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, और उसका लाइसेंस दिया जाता है, और वो लाइसेंस रिन्यू भी करना पड़ता है, और उसके ऑपरेटर्स की भी जरूरत होती है। तो ये जो ऑपरेशन है ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव ऑपरेशन होगा।
ऐसे ही नहीं कि एक किसी आदमी को बिठा दिया और वो लोगों की बातें सुन रहा है, पर वो एक काफी बड़ा एक एजेंसी की तरफ से ऑपरेशन होगा। अब ये किस एजेंसी की कैपेबिलिटी है कि ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सके, टारगेट्स को सर्वेल कर सके, या फिर जैसे इतने सारे नाम आए हैं उनके खिलाफ मतलब उनके फोन में वो बग भी प्लांट कर सके, वो एक अलग चीज हो जाती है, एक सवाल खड़ा हो जाता है। और आई थिंक ये कमिटी को भी देखना चाहिए। दूसरी चीज, उनकी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में ये बोला गया है कि एनएसओ ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ये सॉफ्टवेयर ऑथराइज स्टेट्स और स्टेट एजेंसीज को बेचते हैं, specifically to be used in national security and major law enforcement driven investigations। अब ये आखिरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि अगर आप कह रहे हो कि स्टेट एजेंसीज खरीद सकते हैं और वो उसको लॉ एनफोर्समेंट में यूज कर सकती है, तो क्या ऐसे हो सकता है कि पुणे पुलिस ने जाके वो खरीद लिया होगा, या फिर क्या ऐसे हो सकता है कि उड़ीसा पुलिस ने जाकर वो खरीद लिया होगा, क्या पंजाब पुलिस ने खरीदा होगा और वो इंडिविजुअली खरीद कर किसी को डिस्क्लोज नहीं किया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और एक तीसरा एंगल इसमें ये आता है कि अगर सरकार कहती है कि नहीं, हमने या हमारे कोई स्टेट एजेंसीज ने या हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के कोई एजेंसीज ने खरीदा नहीं है, तो एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि फिर इसका मतलब ये है कि कोई दूसरी ताकत ने ये खरीद के हमारे सिटीजन्स पर सर्वेलेंस किया है। अब वो एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाता है। और अगर ये इतना बड़ा मामला है नेशनल सिक्योरिटी का, तो सरकार ने एक बहुत ही खुल के बयान देना चाहिए कि जो इजरायली कंपनी है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर बेच रही है। और अगर वो ये नहीं कर रही है तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। और साथ में मतलब सरकार का अब तक का जो रवैया है कि पहले एफिडेविट नहीं देना, फिर बाद में जब दबाव बढ़ा तो ये कहना कि ठीक है हम खुद ही जांच कमेटी बना लेंगे, ये सारी चीजें, और शुरू से लेके अब तक तो उस रवैये से भी कई सारे सवाल उठते हैं डिनायल केस में। पर एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि नवंबर 2018 में जब ये पेगासस का जब पहला रेवलेशन आया था, तब पूरे गांव के मामले में आया था पहले। हाँ, पहला रेवलेशन। तो ये एक सीधा सवाल रविशंकर प्रसाद को पूछा गया था कि क्या सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है और यूज किया है। तो उन्होंने कहा कि नो अनऑथराइज्ड यूज हैज बीन डन। इसका मतलब है कि ऑथराइज्ड यूज हुआ है, तो मतलब उन्होंने एक डिनाई भी नहीं किया है, एक टैसिट उन्होंने ऑलरेडी एडमिट कर लिया है कि हमने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है। बिल्कुल। शार्दुल, आप अपनी बात रखें इस मामले में। इसके बाद इसका एक और पहलू है जो कि कल इजरायली जो अनवय हैं यहाँ पे, जो राजदूत हैं भारत में इजरायल के, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शार्दुल की बात भी हम सुन लेते हैं, जान लेते हैं उनकी राय क्या है इस मामले में। देखिए, साइकत ने जो कहा वो बात ठीक है कि जांच कमेटी और अच्छी हो सकती थी। मुझे व्यक्तिगत तौर पे उस बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन ये बात तो है कि जैसा मेघनाथ ने और आपने कहा, ये बड़ा अंतर दिखा और देशों की जिनसे हम अपने आप को कंपेयर करना, तुलना करना पसंद करते हैं, जैसे कि फ्रांस। उन्होंने इसको जल्दी से एक्सेप्ट किया, सरकार ने उसके खिलाफ जांच कमेटी बिठाई, और उसके उल्टा यहाँ सरकार ये भी बताने को तैयार नहीं है कि इसका उपयोग हुआ कि भी नहीं हुआ। अब उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है कि इस निर्णय में अनुच्छेद 32 के हिसाब से हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा का, अगर उसको इसका हनन होता दिखाई देता है तो उसके लिए उपाय ढूंढना हमारा कर्तव्य है। और 19 के हिसाब से अनुच्छेद 19 के निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। तो अगर सरकार जवाब नहीं दे रही और वो हर चीज में राष्ट्रीय सुरक्षा कह रही है तो इससे बचा नहीं जा सकता। तो उच्चतम न्यायालय ने यह भी तो कहा कि आप मतलब हमें अपने काम से नहीं हटा सकते। जनतंत्र में न्यायालय की जिम्मेदारी केवल जो मामले हैं उनका निर्णय देना नहीं है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और संविधान के मौलिक स्वरूप की रक्षा करना भी है। और सरकार सारे कानूनों का इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती कि हम केवल सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। भाई, आप सुरक्षा के नाम पे किसी को जेल में थोड़ी बंद कर देंगे, जेल में सबसे सेफ है वो। लेकिन हमारी स्वतंत्रता, हमारे कुछ अधिकार, और ये 70s के बाद हुआ था, सबको पता होगा अच्छे से कि इमरजेंसी के बाद संविधान के मौलिक स्वरूप को बदला नहीं जा सकता संशोधन करके भी। जो एजेंसियों की बात करी मेघनाथ ने, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, भारत में आधिकारिक तौर पर 10 एजेंसियों को कानूनी रूप से फोन, टैप और इस तरह की चीजों का अधिकार है,
और उसके लिए एक प्रक्रिया है जिनमें सीबीआई है, एनआईए, आईबी, आरएडब्ल्यू, रॉ, ईडी, सीबीडीटी, डीआरआई, सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस है। तो क्या इन्होंने इस्तेमाल किया और सरकार ने क्या उसको खरीदा, ये जवाब सरकार क्यों नहीं दे सकती? अगर उन्होंने नहीं खरीदा होता तो वो नहीं कहते ना। ये तो सीधी सी बात है। मुझे नहीं समझ आता इसमें, अब इसमें वो झोल डाल रही है सरकार। आपको याद होगा सॉलिसिटर जनरल मेहता ने तो ये भी कहा था कि केंद्र पर, भारत सरकार की तरफ से केंद्र पर कोई विशेष उपयोग नहीं रहा है। इस तरह के मुद्दों पर हलफनामों में बहस नहीं हो सकती, यानी हम एफिडेविट नहीं दे सकते, नहीं देंगे, बस इसे केवल डोमेन विशेषज्ञ देख सकते हैं। तो भाई न्यायालय ने यह भी तो कहा कि आप हमें हमारी जिम्मेदारी से नहीं हटा सकते क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ये सारे सवाल जरूरी हैं, केवल एक नहीं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा मिलेगी तो अधिकार गए। ठीक बात। तो ये जो कल की घटना है, कल जो बात सामने आई, मतलब बहुत बार अलग अलग तरीकों से हम अपना जो निष्कर्ष निकालते हैं उससे एक संकेत ये जाता है कि सरकार भाई कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छुपा रही है। अब कल जो इजरायली राजदूत हैं उन्होंने बयान दिया कि देखिए जो एनएसओ ग्रुप है वो सिर्फ ऑथराइज्ड कंपनियों को, ऑथराइज्ड एजेंसीज और गवर्नमेंट एजेंसीज को ही देती है। भारत का जो मामला है वो उनका आंतरिक मामला है। तो साइकत इस पूरे बयान को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं? देखिए, एनएसओ के ऊपर काफी दबाव है और जिसके वजह से इजरायली सरकार के ऊपर काफी दबाव है। अगर आपको याद होगा, व्हाट्सएप जो फेसबुक की कंपनी है, उन्होंने इनको कोर्ट में घसीटा है यूएन, यूनाइटेड स्टेट्स में जी, और उसमें काफी सारा टेक्नोलॉजिकल दस्तावेज और एविडेंस भी रखा है कि ऐसा एनएसओ डिप्लॉय हो रहा था और ऐसे लोगों पे डिप्लॉय हो रहा था। जैसे अगर आप देखें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वहां भी काफी सारा वेयर ब्रिटिश सिटीजन और अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर सर्वेलेंस कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी वो आके उधर के जो अथॉरिटीज हैं उनको क्रिटिसाइज करते थे। जो दुबई के रूलर का जो पर्सनल निजी मैरिज, उनके जो मैरिज के अराउंड जो भी कंट्रोवर्सी है, उसके लिए भी एनएसओ को डिप्लॉय किया गया था। और एक रिपोर्ट भी आया है जिसमें एक विसल ब्लोअर है जो पहले वो एनएसए में स्पाई थी, उनको पोस्ट रिटायरमेंट उनको हायर किया गया और उन काफी ऐसे लोग थे जिनको हायर करके एनएसओ के जरिए काफी लोगों को टारगेट किया गया। तो इसलिए इजराइल के लिए डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सो दे हैव नो ऑप्शन बट टू एडमिट कि हाँ, ये हम लोग, हमारी एक कंपनी है जो डिप्लॉय करती है और उसको सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को देती है। एक तरीके से अपने आप को बताना भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट्स अगर कोई कुछ इसको दुरुपयोग कर रहा है तो इट इज बेसिकली गवर्नमेंट ही दुरुपयोग कर रहा है और हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं, विच इज एक्चुअली अ कंफर्मेशन कि हाँ। अगर आप देखें, बेन ब्रैडली जो वॉशिंगटन पोस्ट के काफी फेमस एडिटर होते थे, जिनके अंडर बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन जैसे वाटरगेट स्कैंडल वगैरह खुलासा हुआ था, वो कहते थे कि सरकार कभी कभी नॉन डिनायल करती है, कि जो लगा कि डिनायल है पर उसमें कोई डिनायल बिल्कुल ही नहीं, और वो एक तरीके से कंफर्मेशन है जो आप रखते हैं। तो अभी हम जो देख रहे हैं, जैसे मेघनाथ जी ने बताया और शार्दुल जी ने बताया, जो रविशंकर जी का, जो प्रसाद जी का जो बयान था, वो नॉन डिनायल, वो कह रहे थे कि हाँ, ऑथोराइज अनऑथोराइज कभी कोई, अगर आप कह रहे हैं कि कोई अनऑथोराइज यूज नहीं हुआ है, दैट इज अ कंफर्मेशन कि ऑथोराइज यूज हुआ है। सो दैट इज, आई मीन, इट इज नॉट रॉकेट साइंस की ये इसमें बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन के पास है कि नहीं है। ऑब्वियसली है, ना तो कंपनी डिनाई कर रही है, ना इजरायली गवर्नमेंट डिनाई कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट भी डिनाई नहीं कर रही है। अब बात आता है कि किस तरीके से डिप्लॉय किया गया, किन लोगों के खिलाफ डिप्लॉय किया गया, वो मेन मुद्दा आता है, एंड दैट इज व्हाट नीड्स टू बी लिस्टेड। असल में यही असली जो हमारी सामने जो चिंता है, या जो सिविल सोसाइटी की चिंता कहिए, मीडिया की चिंता कहिए, या फिर कोर्ट की चिंता कहिए, नागरिकों की चिंता कह लीजिए आप, वो यही है कि सरकार के तमाम हिस्सों से जो बातें आ रही हैं वो नॉन डिनायल मोड में आ रही हैं। मतलब एक तरह से बात को, कान को उलट के पीछे से सर की तरफ से पकड़ना उसी कान को है, लेकिन दूसरे तरीके से घुमा फिरा के। मैं एक चीज और ऐड कर दूं रतुल जी इसमें, ये अगर आप जितना भी पब्लिक में जो भी आया है, ये 2018 से डिप्लॉयमेंट शुरू हुआ है। हाँ, बट 2017 में, अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट का 9 जज बेंच का एक फुल
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट लैंडमार्क जजमेंट पास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रिवेसी आपका मौलिक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। सरकार वो केस हार गई। उसके बावजूद आप उसमें ये भी कहा गया, उस अगर जजमेंट को हम ध्यान से पढ़े, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि कभी कभी सर्वेलेंस करना पड़ता है इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हाउएवर उन्होंने 3 कंडीशंस भी डाले थे सुप्रीम कोर्ट में कि इज इट नेसेसरी, इज इट प्रोपोर्शनेट, इज इट जस्टिफाइड। इन तीनों को दायरे में रखते हुए आप सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि पेगासस जैसे मैलवेयर को नॉट ओनली खरीदा बट उस जजमेंट के बावजूद डिप्लॉय करना, इट इज स्ट्रेट अवे नॉट ओनली अ कंटेम्प्ट ऑफ अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जिस जजमेंट को इस जजमेंट में चीफ जस्टिस किया गया है, हैज आल्सो रेफरेंस की उसमें भी लिखा हुआ है, उसको नॉट ओनली आपने उसको कंटेंट में रखा है, आप ये भी दिखा रहे हैं कि देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल। जैसे रमन्ना ने उस प्राइवेसी का जो केस था या फंडामेंटल राइट्स का मसला है जो निजता के अधिकार का, उसको भी अंडरलाइन किया है कि आप लोगों ने उसको भी कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़ा कर दिया कि ये चीजें नागरिकों को मिलेंगी कि नहीं, और इसको श्योर करना ये कोर्ट का काम भी है। तो इसके इर्द गिर्द उन्होंने उसका जिक्र भी किया है। एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इससे आ सकती है, कमिटी जो एस्टैब्लिश की गई है उससे, कि मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में ये भी कमिटी का एक दायरा होगा पता करने के लिए कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, अगर आपने, जैसे कि शौकत ने कहा कि अब मान के चलते कि गवर्नमेंट ने खरीद ही लिया क्योंकि एडमिशन तो था ही, और अगर खरीदा तो किसी पे इस्तेमाल भी किया, लेकिन वो इस्तेमाल करके जो जो डेटा निकाला है, तो एजेंसीज कैसे काम करती है कि उसका रिपोर्टिंग होता है। अगर उस पे कोई एक्शनेबल आइटम होगा, जैसे शौकत इस पे एक्चुअली ज्यादा बात कर पाएंगे, पर मेरी समझ के हिसाब से इंटेलिजेंस एजेंसीज उसका एक फिर रिपोर्ट बनाते हैं, डेटा इंक्लूड करते हैं, और फिर उस पे क्या फर्दर एक्शन लेना चाहिए वो बाद में डिसीजन मेकिंग होता है। तो वो जो डेटा कलेक्ट किया गया और रिपोर्ट्स में डाला गया, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो जो नाम आए हैं उनमें से काफी, मतलब ऑब्वियसली पॉलिटिकल राइवल्स तो है ही, लेकिन मिनिस्टर, सरकार के मिनिस्टर्स का भी नाम है। अश्विनी वैष्णव जो कि अभी हमारे आईटी मिनिस्टर है, उनका भी नाम था उसमें उन्होंने एक्चुअली जब पार्लियामेंट में ये बयान दे रहे थे कि वही रिपीट कर दे कि कोई नो अनऑथराइज्ड यूज हैज बीन डन और डिफेंड कर रहे थे गवर्नमेंट को, उसी समय वायर में ये स्टोरी आई थी कि उनका भी नंबर था लिस्ट में, राइट। तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है। और एक और था प्रहलाद जोशी का नाम, प्रहलाद जोशी के वाइफ का और उनके पूरे स्टाफ के नंबर थे उसमें, गार्डनर्स और कुक्स के और ड्राइवर्स के भी नंबर थे। अब जैसे कि शौकत ने कहा, वॉज इट नेसेसरी, वॉज इट जस्टिफाइड एंड वॉज इट प्रोपोर्शनल। तो आप एक गार्डनर का फोन क्यों टैप करेंगे, और वो भी एक इतना मिलिट्री ग्रेड सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर यूज करके, एक अपनी ही पार्टी के आदमी के ड्राइवर का या फिर गार्डनर का फोन आप क्यों टैप करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनमें से भी क्या डेटा निकला एक्सेट्रा, ये भी पता चलना चाहिए। और अगर ये कमिटी काम भी करती है और फिर कुछ निकल के भी आता है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा इससे एक बहुत बड़ा रिवेलेशन आने वाला है मेरे हिसाब से। तो ऑन द लाइटर नोट, वो शायद ट्रायल कर रहे थे, पहले इन लोगों पर, अपने लोगों पर चेक कर लेते हैं और फिर इसके बाद बाकी लोगों पर लगाएंगे। तो इसीलिए वो गार्डनर, कुक और उनके घर के जो हेल्प थे सबके ऊपर लगा दिया। लेकिन मुझे एक चीज बड़ी आश्चर्यजनक लग रही है इसमें कि वो एक आदमी भी हो सकता था, लेकिन 5-7 लोगों पर, और पर्टिकुलर एक फोन को टैप करने के लिए कितना 40-45 लाख रुपए का एक पर्टिकुलर सेट को हैक करने का कास्ट है। कुछ आइडिया है ऐसा? हाँ, मेरे पास, मैंने वो कॉस्ट निकाल के रखा। बट अतुल जी, ये जो गार्डनर्स और वगैरह जो माली हैं या जो बाकी हायर हैं, ये एक्चुअली काफी सीरियस और काफी संजीदा इशू है। हाँ, यूजुअली सर्वेलेंस जब किया जाता है, ये हमारा स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस प्रैक्टिस है। जैसे ओसामा बिन लादेन को कैसे पकड़ा यूएस इंटेलिजेंस ने, उनके जो कुरियर थे और उनका जो कुक था, राइट, उन पे सर्वेलेंस करने लगे, बिकॉज लोगों को पता रहता है कि जो टारगेट है यूजुअली वो काफी सारा डिपेंड है इनके ऊपर। हाँ, जबकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि गार्डनर के नाम पे या जो मेरे ड्राइवर हैं उनके नाम पे मैंने फोन नंबर ले लिया और उनका वो यूज कर रहा हूँ। तो यानी कि
इस हद तक प्लानिंग गया, जिन्होंने भी सर्वेलेंस किया है इस हद तक प्लानिंग किया कि अगर कोई साइड वाइज कोई फोन है वगैरह हर चीज को मॉनिटर करे, ये एक प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ही कर सकती है। तो आपको फिर एक अच्छा आइडिया हो गया कि अगर कोई कर रहा है तो ये एक प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ही किया है। बिल्कुल ठीक बात। और कॉस्ट की बात अतुल सर आप पूछ रहे थे, तो एक लाइसेंस का कॉस्ट 70 लाख रुपए के आसपास आता है। और इसमें अगर आपको 10 लोगों का पेगासस यूज करके अगर सर्वेलेंस करना होगा तो इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 9 करोड़ के आसपास आता है। और फिर एक रिकरिंग सर्विस कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लगता है, जो कि 3.7 करोड़ के आसपास आता है। बताइए, तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट मनी, पब्लिक मनी से ही पॉसिबल है इतने बड़े पैमाने पर इन सब चीजों को कर पाना। शार्दुल, कुछ और आपको इसमें जोड़ना है, फिर हम इसके अगले विषय पर बढ़ेंगे। जी, दो छोटी छोटी बात। तो फोनों की हम बात कर रहे थे, कौन कौन इसकी चपेट में आया, तो जेफ बेजोस भी नहीं बचे, तो बाकी लोग तो खैर कौन सी खेत की मूली है आज की दुनिया में। जेफ बेजोस का फोन नहीं बचा, जो जमाल खशोगी वाला हुआ था, तो वो वाला भी है। अच्छा, जो आपने बात कही कि माली वाली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप मान सकते हैं कि मेरा मानना है, गैर जनतांत्रिक मानसिकता जो भी होती है ना, जो थोड़ी अथॉरिटी से चलाने वाली होती है, उसे हर छोटी सी बात से, हर विचार से डर लगता है, वो पैरानॉइड होती है। उन्हें पता होता है कि वो गड़बड़ कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारे द्वारा कुचले जा रहे लोगों में से ही कोई एक दिन खड़ा होगा जो हमें हटाएगा, इसलिए वो ऐसा करते हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन ना देने की बात, ये पहला नहीं है कि सरकार ऐसा कर रही है, ये पिछले 1.5 साल में करीब कई बार हुआ है। अब मैंने, जब हम चर्चा के लिए विषय देख रहे थे, तो मैंने नोट किया 7 चीजें हैं जिन पे सरकार ने आंकड़े देने से मना कर दिया, कह दिया हमारे पास है ही नहीं। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर, है ना, प्रवासी मजदूर जो पिछले साल इतने चले थे, उनकी कितनों की मौत हुई, इसकी कोई आधिकारिक फिगर नहीं है। बेरोजगारी और नौकरी गंवाने का डेटा सरकार नहीं रिलीज कर रही है ना। चौथी है, किसान आंदोलन में कितनी मौतें हुई हैं, इसके आधिकारिक रूप से कोई स्वीकार्यता नहीं है। काला धन कितना है बाहर के देशों में, अभी ये रिपोर्ट आई थी कि बाहर बढ़ गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से वो अभी भी स्वीकार नहीं किया गया, स्विट्जरलैंड से रिलीज हो गया। क्रिप्टो करेंसी के कितने निवेशक हैं मॉनसून सत्र में, इसे भी मना कर दिया गया। और आखिरी तो ये है ही पेगासस वाला। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं किया, वो कानूनों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जवाबदेही से बच रही है। एक और ऐड करूंगा उसमें, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो पॉलिटिकल फंडिंग जो हो रही है, वो कंपनीज कौन सी फंडिंग कौन से पार्टी को दे रही है, उसका भी कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है पब्लिक के पास। बिल्कुल। और एक आखिरी बात देखिए, एक हम पत्रकारिता की बात करते हैं, पत्रकार सर्कल में हम सब हैं भी। एक पत्रकार या पत्रकारिता को लेकर आज तक भारत के संविधान में कोई विशेष अधिकार या कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई थी, लेकिन इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार और उनके सूत्रों, सोर्सेज की सुरक्षा और संप्रभुता को महत्व दिया है, रेखांकित किया है। हाँ, उसे जनतंत्र के लिए जरूरी बताया है। और मुझे लगता है कम से कम इस वक्तव्य का उपयोग पत्रकारिता से जुड़े मामलों में आगे अब लंबे समय तक होगा। और जो एक उन्होंने बात कही साइकत ने, मुझे बड़ी अच्छी लगी इस जजमेंट में। छोटा सा है वो, चैथम के जो अर्ल थे, अर्ल माने राजा, और ब्रिटिश नेता विलियम पिट के उन्होंने कहा था, और वो बड़ी अच्छी बात है। जैसे छोटे छोटे जमींदार और अलग अलग लंबरदार होते हैं रियासतों के। हाँ, मैंने उसे नोट कर लिया, हिंदी में बताना चाहता हूँ, बहुत ही 2-4 लाइनें हैं। वो कहते हैं, सबसे गरीब आदमी भी अपनी कुटिया में राजा की सभी ताकतों की अवहेलना कर सकता है। उसका घर या कुटिया कमजोर हो सकती है, उसकी छत हिल सकती है, हवा उसे उड़ा सकती है, तूफान आ सकता है, बारिश का पानी आ सकता है, लेकिन इंग्लैंड का राजा उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। उसकी सारी ताकत भी बर्बाद हो चुके मकान की दहलीज को पार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये है हमारी निजता का मतलब। ठीक बात। हमारे प्रशासन को बदलना होगा। हमारे कानून टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे रह गए, लेकिन कभी ना कभी तो इसे शुरू होना ही पड़ेगा। ठीक बात है। तो मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प बातचीत इस पर हुई। आखिरी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि बातचीत हम अगले 5 मिनट 10 मिनट में कर लें, जो कि विनोद राय से जुड़ा मसला है। विनोद राय बहुत दिलचस्प कैरेक्टर हैं, और अभी भी मेरे ख्याल से बीसीसीआई के प्रेसिडेंट वही हैं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट अब सौरभ गांगुली है ना? सौरभ गांगुली, सॉरी। हाँ। तो बीच में बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ। और इनके साथ 2 या 3 लोगों की एक कमेटी भी बनाई थी जो काम कर सकती थी। हाँ, ठीक बात। तो अभी सौरभ गांगुली के हाथ में है सारा कामकाज।
तो विनोद राय सीएजी हुआ करते थे जिस समय देश में पूरा एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा था, और इनकी ही रिपोर्ट्स के आधार पर बहुत सारी चीजें हुई। और मैं इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली उससे देखता हूँ। उसके बाद ये रिटायर हुए और देश में सरकार बदल गई और विनोद राय उनकी आंखों के तारे बन गए और उनको अलग अलग कई सारी चीजें मुहैया कराई गई, सरकार की तरफ से एक्सटेंशन दिए गए और पद आदि ये सारी चीजें दी गई। परसेप्शन के आधार पर एक सरकार बदल गई और अभी जो सरकार है उस सरकार के लिहाज से जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि देश का जो माहौल है, मतलब एक उसको लेकर एक बड़ी चिंता की बात हमारी बातचीत में आई थी इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले, कि किस तरह से जो माहौल है इतना नेगेटिव और इतना खराब हो चुका है कि बहुत सारी चीजें जो कि सामान्य समझी जाती थी, बहुत उनको भी कहने सुनने बोलने में अब लोगों को झिझक होती है। निशाना बनाया जाता है लोगों को टारगेट करके, कैंसल कल्चर की बात चल रही है, जिसे हर दिन कभी आमिर खान को निशाना, कभी शाहरुख खान को निशाना बनाया जाता है, कभी फैब इंडिया के ऐड को निशाना बनाया जाएगा तो कभी डाबर के ऐड को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये एक अलग तरह का माहौल पूरा बन गया। ये सब एक सरकार के बदलने के बाद हुआ और ये सरकार जो बदली वो एक परसेप्शन पे बदली कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर कुछ चल रहा था जिसको करप्शन कहते हैं, और वो विनोद राय थे। अब वो विनोद राय, उन्होंने एक मामले में, इसी केस से जुड़े मामले में माफी मांगी है और माफी मांगी है उन्होंने संजय निरुपम जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनसे, और वो डिफेमेशन का केस संजय निरुपम ने विनोद राय के ऊपर डाला था। विनोद राय ने 3-4 मीडिया संस्थानों में ये इंटरव्यू दिया था उस समय कि संजय निरुपम ने उनसे मिलकर और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका नाम इन केसेस से हटाने के लिए, ड्रॉप करने के लिए बोला था। मैं आप लोगों की एक टिप्पणी चाह रहा हूं बस कि विनोद राय जैसे आदमी के बारे में, जैसे व्यक्ति के बारे में जब इस तरह की चीजें करके लोग चले जाते हैं और बाद में उनका जो नतीजा दिया हुआ था, जो उनकी रिपोर्ट्स थी, चाहे वो कोल की रिपोर्ट हो, क्लोल ब्लॉक वाली, चाहे 2G स्पेक्ट्रम की रिपोर्ट हो, सारी बातें आज की तारीख में कोर्ट ने उसको रफा दफा कर दिया और कहा कि ऐसा कोई करप्शन हुआ ही नहीं। तब आप किसी आदमी के बारे में क्या निष्कर्ष, क्योंकि उस टाइम पर वो एक बहुत ही इंटीग्रिटी वाले, बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही अपराइट ब्यूरोक्रेट्स माने जाते थे। अब इन तमाम चीजों के बाद और इस ताजा माफीनामे के बाद अब आप लोग विनोद राय के व्यक्तित्व को कैसे आकलन करते हैं? साइकत, मेघनाद, शार्दुल, आप लोगों की आखिरी टिप्पणी। जहां तक विनोद राय का सवाल है, उनकी क्रेडिबिलिटी काफी हद तक खत्म हो गई है। जिन बेसिस पे उन्होंने इतने सारे क्लेम्स किए थे, एक तो कोर्ट में बहुत ही कम केसेस हैं जो खड़े हो पाए जी। इतने इन्वेस्टिगेशन हुए और काफी सारे इन्वेस्टिगेशन सरकार बदलने के बाद भी चलता रहा और उसके बावजूद वो केस गिर गए कोर्ट में। ऑब्वियसली उनके जो क्लेम्स थे, उनका जो इंटरप्रिटेशन था वो एक लेवल पे है, पर अगर आप दूसरा देखें, जिस तरीके से उन्होंने वो रिपोर्ट भेजा, इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा जिसके वजह से वो आज तक रिकवर नहीं कर, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत प्रोग्रेसिव सेक्टर था। उसमें जो एक बहुत सोच समझ के जो पॉलिसीज बनाया गया था, वो सारे पॉलिसीज एक झटके में उन्होंने खत्म कर दिया। और जितने भी कंपनीज थे उनमें से आज अगर आप देखें, एक भी कंपनी और एक भी इन्वेस्टमेंट खड़ा नहीं हो पाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण जिक्र आपने किया साइकत, क्योंकि आज की तारीख में हम देख पा रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर भयानक रूप से मोनोपोलाइज हो गया है, जबकि जिस समय की ये घटना है, जिस समय फ्लरिश कर रहा था, तब 12-13 प्लेयर हुआ करते थे। मैं जो कह रहा था कि बिल्कुल अगर आप देखें जो हुआ, उसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा झटका लगा और वो कहने लगे कि पहले से ही हमें इतना स्पेक्ट्रम का चार्ज ले लेना चाहिए। पहले क्या था कि एक एंट्री फी है और उसके बाद यूजर्स के बेसिस पे हर कंपनी को चार्ज किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने इसको इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बना दिया, इसको उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, जिसके वजह से नॉट ओनली इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी भी हमारा पीछे पड़ गया। 3G हमारा फेल हो गया, 4G कुछ हद तक चला। अब इसकी वजह से 5G कितना सक्सेसफुल होगा, जबकि अगर दूसरे देशों को देखें, 3G, 4G, 5G कहां से कहां पहुंच गए। ना कंपनीज के पास पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसलिए हम मोहताज हो गए दूसरे कंट्रीज पे कि उनसे टेक्नोलॉजी खरीद के 5G का सारा एक्सपेरिमेंटेशन करें। और इंडियन इकोनॉमी को जो सेटबैक पड़ा, वो आज तक हम उसमें से रिकवर नहीं कर पाए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी साइकत आपने। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू था आर्थिक पहलू।
मेघनाथ, शार्दुल, आप अपनी बात रखें। एक और चीज मैं यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2G का तो एक मामला था ही, पर कोल स्कैम का भी एक मामला था साथ में जो आया था। आई थिंक 2 बड़े स्कैम्स कोट अनकोट अनकवर हुए थे। मुझे लगता है कि 2G में बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस किए गए थे उस समय में जो बहुत डिस्प्यूटेड भी थे। आपको याद होगा कपिल सिब्बल का एक पैतरा था, जीरो लॉस थियरी। उसमें काफी समय बिताया था मीडिया ने भी कि ये एग्जैक्टली है क्या, एक्सेट्रा। तो कपिल सिब्बल का कहना था कि ये जो रिपोर्ट बनाया है वो पूरा नोशनल बेसिस पे बनाया है, कि ऐसा कोई आगे ट्रांजैक्शन हुआ भी नहीं है, कोई अग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, तो लॉस कहाँ से होगा। और पर जो परसेप्शन बनाया गया था एक मीडिया का इस्तेमाल करके, या फिर जो बाद में कपिल सिब्बल की थ्योरी विंडिकेट हुई कोर्ट में। हाँ, एग्जैक्टली मेरा पॉइंट वही था कि जब वो ये थ्योरी दे रहे थे तो ऑब्वियसली गुस्सा इतना था यूपीए के खिलाफ, या फिर जो मूवमेंट भी चल रहा था, अन्ना मूवमेंट चल रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी आ गया था, और ये कोल स्कैम का ऊपर से एक नया रेवलेशन भी हुआ था उसी समय पे। और उसी समय पे एक लॉर्ड सेवियर बन के मोदी जी भी आ गए स्टेज पे कि हाँ अब मैं सबको बचाऊंगा, अब की बार मोदी सरकार सबसे, भ्रष्टाचार से लेके सबसे बचाऊंगा। तो एक बहुत ही अच्छी टाइमिंग पे आए थे वो, राइट प्लेस एट द राइट टाइम जैसे बोलते हैं, वो नरेंद्र मोदी वहां पर थे वहां पर। लेकिन आप अगर कांग्रेस का इसमें बर्ताव भी देखेंगे, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी वैसे कोई खुद पे कोई ऐसे डिफेंड भी नहीं किया अच्छे से। इनफैक्ट आपको काफी एरोगेंस दिखाई दे रहा था उनकी तरफ से, तो ये एक सॉलिडिफाई भी हो रहा था कि ये लोग बहुत एरोगेंट है, करप्ट है, और ये कोई मानने नहीं वाले हैं, इन्होंने करप्शन किया भी है, स्कैम भी किया है। तो इस परसेप्शन के आधार पे पूरा सरकार बदल गया, बहुत कुछ हो गया। और इसके रूट पे ऑफ कोर्स विनोद राय ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी एक और, कि विनोद राय तो एक तरफ रह गए, पर उन्होंने फिर अब सीएजी की क्रेडिबिलिटी है उसको भी थोड़ा सा उछाल फेंका है, कि आगे जाके आप सीएजी के रिपोर्ट्स को कितना सीरियसली लेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर विनोद राय जैसे लोग हैं वहां पर जो एक मे बी पॉलिटिकल रीजंस के लिए कुछ थियोरीज फ्लोट कर रहे हैं रिपोर्ट के हिसाब से, तो फिर ऐसे आगे जाके भी हो सकता है, और फिर आपको सीएजी की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा एक सवाल उठता है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सीएजी जो है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे गवर्नमेंट का ऑडिट करती है और बताती है कि कहाँ पे खर्चा कैसे हुआ है, और कोई डिस्क्रिपेंसी हुई है तो वो पॉइंट आउट करती है। तो अगर इस पे ही क्रेडिबिलिटी पे अगर सवाल उठने लगा तो आप सोचेंगे कि कितना अभी इस समय में कितने जो ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे जो कि मे बी थोड़े से गड़बड़ होंगे, थोड़े से मे बी इलीगल होंगे, वो सब अब बेसिकली खारिज कर दिए जाएंगे। इसमें मेरा बस एक छोटा सा पॉइंट है मेघना, कि इंस्टीट्यूशंस का क्या है, इंडिविजुअल से कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। इंडिविजुअल्स से क्या होता है, उस समय उसकी छवि या उसकी क्रेडिबिलिटी या उसके दावों पर थोड़ा असर भले पड़ सकता है, पर कोई बाद में आता है और अच्छा काम, जिसको जैसे इलेक्शन कमीशन के नजरिए से आप देखें तो इलेक्शन कमीशन को कोई टीएन सेशन के पहले का अगर पूछ लिया जाए तो 2-4 इलेक्शन कमिश्नर के नाम कोई नहीं बता पाएगा, लोगों को नहीं पता है। तो उस इंस्टीट्यूशन को इंडिविजुअल पहुंचाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और उनके अपने बर्ताव से खराब भी होता है, उसकी गरिमा भी गिरती है, उसकी छवि भी गिरती है, लेकिन केवल उनके आने जाने से उस वक्ती तौर के लिए नुकसान हो सकता है। सपोज सुप्रीम कोर्ट में कोई पर्टिकुलर एक टाइम पे कोई जज बहुत खराब परफॉर्म करता है, बहुत उसका जो रवैया है वो बहुत प्रो गवर्नमेंट, या प्रो गवर्नमेंट मेरा कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के इर्द गिर्द ना हो, के सरकारों के नजरिए के इर्द गिर्द ज्यादा हो, तो भी सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी या उसकी जो अपनी महत्ता है वो बनी रहेगी अनटिल एंड अनलेस कि कोई बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस कोई कदम, एकदम से आत्मघाती कदम कोई ना उठा ले। तो वो चीज सीएजी पर भी है या इंस्टीट्यूशन पे भी। तो इंडिविजुअल्स की कमियां खामियां तो वक्ती तौर के लिए थोड़े समय के लिए चोट पहुंचा सकती हैं, पर इंस्टीट्यूशन इतने कमजोर, मतलब
इमीडिएट धराशायी नहीं हो जाते। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे आप एक ही एग्जांपल ले लीजिए, गोगोई का, जो सीजेआई थे हमारे, उन पर वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा था, और उसके बाद ये भी आया था कि पेगासस में वो जो लड़की थी जिसने एलिगेशंस किए थे, उसने जब एफिडेविट फाइल किया था उसके 3 दिन बाद उसका नंबर ऐड किया गया था वो लिस्ट में जो पोटेंशियल टारगेट्स होंगे पेगासस के। तो अब अगर आप एक व्यक्ति को देखे जाए जो कि एक इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं, और फिर वो एक ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पर उनको शायद उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जाए, तो फिर उनके समय में जो भी डिसीजंस हुए होंगे उन पर सवाल खड़ा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल मेरे हिसाब से। तो फिर इसीलिए इसी हिसाब से मुझे फिर वही सवाल खड़े होते कि अब विनोद राय जब सीएजी थे या फिर उनके इमीडिएटली बाद में जो भी सीएजी थे, उन पर क्या प्रेशर होगा कि, और उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए होंगे जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बल्कि एक पार्टी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट में होंगे। मेरा वही एक छोटा सा लिमिटेड पॉइंट था। शार्दुल, विनोद राय, जैसा आपने वो इलेक्शन कमीशन में टीएन शेषन की बात की, कभी कभी जब ऐसी बात होती है तो लोगों का विश्वास बड़ा होता है इस तरह के लोगों में। अब जितनी मेरी समझ है, जितना मैं उस समय इस चीज पर ध्यान दे रहा था और देख रहा था, तो विनोद राय का जो वक्तव्य था उसी ने मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा था कि संजय निरुपम ने उनसे सीधे पर्सनली बात की। जी भाई, इसमें गलती कैसे हो सकती है? तुम भांग खाए हो क्या? तुम्हें पता नहीं तुमने किससे बात की है? नहीं है तुम सीएजी के, मतलब मैं तो बिल्कुल जमीनी स्तर पे कह रहा हूं भाई, आपको कैसे नहीं पता? इसमें गलती कैसे हो सकती है? ये तो सिर्फ ये हो सकता है कि आप कोई वास्तव में हिडन मोटिव के साथ काम कर। हाँ, एग्जैक्टली। ये बात तो मैं मानने को ही तैयार नहीं हूं कि एक इतने प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसे ये नहीं पता कि उसने किससे बात की, और वो भी इतनी जरूरी बात उसने खुलेआम कह दिया जिससे ये सारे इफेक्ट पड़े जो आपने राजनीतिक, मेघनाथ ने और साइकट ने आउटलाइन किए हैं। और देखिए, इससे राजनीतिक प्रभाव बिल्कुल पड़ा। जो एक सिरे से भ्रष्ट सरकार की जो छवि बनी वो इन्हीं चीजों से बनी थी, और फिर वो अदालत में खड़ी नहीं हो पाए। तो देखिए, घूम फिर के हम देखेंगे इन सब में वही बात कहीं ना कहीं घूम के आ जाती है कि न्याय व्यवस्था, मतलब लॉ एनफोर्समेंट का नेताओं से अलग होना बहुत जरूरी है। नहीं तो सच का सच, और जब तक सच और झूठ का अंतर होता है तब तक गाड़ी निकल जाती है, उसका कोई फायदा नहीं बचता। ठीक, तो ये चीज बहुत चिंताजनक है। तो मेरे ख्याल से काफी लंबी और दिलचस्प बातचीत हुई है। हम अपने आखिरी पड़ाव पर रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे इस चर्चा में। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि शार्दुल आप ही अपना रिकमेंडेशन दें। देखिए, मेरे पहली रिकमेंडेशन है न्यूज लॉन्ड्री पर ही। कल त्रिपुरा की हिंसा को लेकर ही सम्राट ने एक रिपोर्ट फाइल करी है, उसे पढ़िए। ये बहुत चिंताजनक बात है कि हमारे देश में घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं इस तरह की। दूसरा, फेसबुक की हमने बात की थी, तो फेसबुक के नाम में अब आपको देखेंगे, आप गूगल पे फेसबुक सर्च करेंगे तो आपको न्यूज में केवल उनके नाम चेंज के ही कई पेज तक दिखेंगी। उनके खिलाफ जो खबरें आई वो अब थोड़ा पीछे हट गई हैं एल्गोरिदम में। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है, फेसबुक इज वीकर देन वी न्यू, द शिफ्ट उसका टाइटल है, तो वो पढ़िए। और तीसरा, COP 26 की समिट होने वाली है, ये क्लाइमेट चेंज की है। हाँ, तो आज सुबह ही BBC की साइंस डेस्क का एक आर्टिकल आया है COP 26 को लेकर के 4 नंबर जो क्लाइमेट चेंज पे जो नेगोशिएशन होने वाले हैं इनका स्टेज सेट करते हैं, उसे पढ़िए, बहुत जरूरी है। आपको तीनों के लिंक नीचे मिलेंगे। ठीक बात। तो ये शार्दुल जो जिस आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे कि आज ही छपा है, तो उसको आप ये समझ के चलिए कि 29 अक्टूबर को हमने इस चर्चा को रिकॉर्ड किया है 11:30 से 12:30 1 बजे के बीच में। तो जब आपके पास ये चर्चा पहुंचेगी तब तक वो कल हो चुका होगा। मेघनाथ, आपका रिकमेंडेशन? मैं, जैसे हमने पेगासस की बात की, तो मैं एक अपना ही एक्सप्लेनर थोड़ा सा प्लग करना चाहूंगा। न्यूज लॉन्ड्री पर है, पेगासस पे ही एक्सप्लेनर है कि एग्जैक्टली वो काम कैसे करता है। और ये जो प्रोजेक्ट पेगासस जो था, जो कि वर्ल्ड वाइड जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके एक इन्वेस्टिगेशन किया था, उसके बारे में है, तो वो जरूर देखिए। और हमारा यूट्यूब वापस आ गया है, तो हमने टिप्पणी, न्यूसेंस और संसद वॉच के 3 हफ्ते के पूरे वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं। तो आप अगर YouTube पर जाकर हमारे वीडियोस देखते थे तो आप पिछले भी एपिसोड देख सकते हैं। और हमारे चर्चा के बहुत सारे लिसनर्स YouTube पर है,
मैंने देखा है। तो आपको फिर से हेलो, हम वापस आ गए हैं और आपको अब फिर से चर्चा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जो लोगों ने हमारे एनएल लीगल फंड में जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है, जैसे कि अतुल सर ने ऑलरेडी बताया, उनको एक बहुत बड़ा थैंक यू। पर एक और चीज बताना चाहूंगा कि हम आपको इसके कांस्टेंट अपडेट्स भी देते रहेंगे, ये जो केस चल रहा है उसके बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से एक टाइम्स नाउ ने हमारे खिलाफ 100 करोड़ का एक डेफेमेशन केस डाला। अब इंडिया टुडे ने एक 2 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ 100 रुपए शगुन के थे, वो भी एक केस डाला। और ऊपर से ये आईटी रेड वगैरह तो छोड़ ही दो, मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो ये जो केसेस आ रहे हैं, वो सर्वे छोड़ दो, वो अलग रखते हैं, वो गवर्नमेंट तो आएगी पीछे। लेकिन जो मीडिया हाउसेस एक अपने ही फेलो मीडिया हाउस के खिलाफ जो केसेस करने में लगी है, ये मुझे लगता है कि कोर्ट में जाना चाहिए। क्योंकि ये एक, मुझे लगता है अगर ये केस गया कोर्ट में तो हमारा पक्ष तो साफ है। हम तो फेयर यूज में उनके क्लिप्स यूज कर रहे थे, और फेयर यूज ये कहता है कि आप अगर कमेंट्री कर रहे होगे या फिर पैरोडी कर रहे होगे तो उस पर कॉपीराइट नहीं लगता है। और यूट्यूब ने भी ये एक्चुअली एडमिट करके हमारा चैनल अनफ्रीज कर दिया है। तो अगर आप सोचते हैं कि अभी जो आप शिफ्ट देख रहे हैं मीडिया में, कि टीवी मीडिया से कैसे लोग अब इंफॉर्मेशन डिजिटल मीडिया से ज्यादा लेना शुरू कर रहे हैं, आप कोई भी यंग इंसान को पूछ के देखिए, आप वो आपको यही बताएंगे कि मेरी जो न्यूज आती है वो एक तो आइदर व्हाट्सएप से आती है, फेसबुक के पेजेस से आती है, या फिर कोई डिजिटल आउटलेट से आती है, या फिर यूट्यूब से आती है। उनको वो ये भी बताएंगे हम टीवी न्यूज वैसे देखते नहीं है, पर हमारे जो पुराने दादाजी अंकल जी है वो देखते हैं फिर भी। तो एक शिफ्ट हो रहा है न्यूज कंजम्पशन में, और ये जो एक केस होने वाला है या फिर ये जो केस फाइल किया है वो भी उसका एक संकेत है, कैसे टीवी मीडिया नए इंडिपेंडेंट सब्सक्राइबर फंडेड मीडिया से एक बुलिंग टैक्टिक अपना रही है, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि आगे जाके ये लोग प्रॉब्लम बनने वाले हैं, आगे जाके ये लोग एकमात्र सोर्स बनने वाले हैं जहां से लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उसकी वजह से उनका इंफॉर्मेशन कंट्रोल चला जाएगा, और वो एक बहुत बड़ा डर है लेगेसी मीडिया का। तो मैं ये रेकमेंडेशन नहीं था, पर फिर भी मुझे श्रोताओं को ये बताना चाहता था कि इससे बैकग्राउंड है। मैं एक बात जो मैं शुरू में कह रहा था, हाँ। कि वो बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बुली होंगे नहीं, क्योंकि हम किसी एक संस्था या किसी एक इंडस्ट्री के विज्ञापन पे नहीं चलते। हम सब्सक्राइबर्स के, आप सबके कंधों पे एक साथ खड़े हैं, तो किसी एक के हटने से, किसी एक के बुरे करने से वो गिरेगा नहीं। तो इसलिए न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए। और एक बात और, हाँ, सुनने वाले ऐसा ना समझें कि आज तक ने कम का क्यों किया, टाइम्स ने ज्यादा का किया। ऐसा है कि दिल्ली में 10% जमा करना पड़ता है कोर्ट में। जितने के लिए आप सू कर रहे हैं उसका 10% कोर्ट में जमा करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक बात। साइकत को देर हो रही है, जाना भी है कहीं, तो हम साइकत का बस रिकमेंडेशन ले लेते हैं जल्दी से। साइकत, आप रिकमेंड क्या करेंगे हमारे श्रोताओं को? जी अतुल जी, मेरे 4 रिकमेंडेशन थे, उनमें से एक तो मेघनाथ ने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया। जो भी एक्सप्लेनर मेघनाथ डालते हैं मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, क्योंकि जिस सटीक और सरल तरीके से वो कॉम्प्लेक्स चीजों को एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत जरूरी है लोगों को पढ़ना। तो वो एक मेरा रिकमेंडेशन था। 2 और रिकमेंडेशन है पेगासस रिलेटेड। एक किताब है द शैडो फैक्ट्री, जिसके ऑथर हैं जेम्स बैनफोर्ड। अगर सर्वेलेंस और टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है अगर आपको जानना है तो शैडो फैक्ट्री मैं रिकमेंड करूंगा। अमेजोन पे भी आप खरीद सकते हैं, बहुत ही बढ़िया किताब है। और उसमें पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए आप किस दूर तक किसी के प्राइवेसी को आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अमेजॉन प्राइम पे एक फिल्म है द रिपोर्ट, जो बेसिकली एक कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन था CIA के टॉर्चर के ऊपर 9/11 के बाद। ये इस रिपोर्ट को काफी कोशिश की लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ से दबाने की। ये अगर हम देखें कि एक एक्चुअल डेमोक्रेसी में किस तरीके से पार्लियामेंट और उनके इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंच सकती है और क्या क्या खुलासे कर सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो द रिपोर्ट एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जो असली इवेंट्स पे आधारित है, तो उसको मैं जरूर करूंगा। और मेरा चौथा जो लास्ट रिकमेंडेशन है
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है कि अगर आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को देखना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के जितने भी है, जैसे कि न्यूज लॉन्ड्री है, उनको सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि जब तक आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे आपको कभी सच पता नहीं चलेगा, और एक दिन आएगा आपके लिए बोलने वाला कोई मीडिया रहेगा नहीं। सारे मीडिया सिर्फ सरकार और जो पावर में उनका ही व्यू पॉइंट देंगे, आपका व्यू पॉइंट कोई देगा नहीं। तो एज सिटीजन्स डेमोक्रेसी के लिए इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच साइकल। मेरा रिकमेंडेशन दो है। एक तो एक कोल्ड वॉर के टाइम पर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में चल रही रसाकसी के ऊपर एक सीरीज है, वेब सीरीज है डॉचलैंड करके, 3 पार्ट की सीरीज है। तो एक तो मैं वो रिकमेंड करूंगा, और दूसरा चूंकि हमारा यूट्यूब चैनल फिर से लाइव है और हमारे सारे वीडियो शोज आपके को अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, तो आप बिंज वॉच कर सकते हैं टिप्पणी को, न्यूसेंस को, संसद वॉच को, सारे हमारे वीडियो शोज। और इसके अलावा जो हमारे रिपोर्ट्स हमारे रिपोर्टर्स करते हैं वो सारी अवेलेबल हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। चर्चा में आज हम बस यहीं पर रुकेंगे, और सैकत, मेघनाथ, शार्दुल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। एक अपील अपने जो हमारे श्रोता हैं उनसे और कि आप सब लोगों को, ये दिवाली का हफ्ता है, 4 तारीख को दिवाली है, तो उससे पहले ये आखिरी चर्चा है, और आप सब लोगों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और चूंकि ये ऐसा भी त्योहार है जहां पर हम गिफ्ट और उपहार लेन देन करते हैं बहुत सारे अपने लोगों को, अपने प्रिय लोगों को, तो न्यूज लॉन्ड्री के जो नए मर्चेंडाइज हैं उनमें आप देख सकते हैं एक से एक चीजें हैं, उनको कंसीडर कर सकते हैं, उनको अपने गिफ्ट और उपहार के बतौर दें। इससे हमें भी एक बहुत ही खास चीज है अतुल सर, अमार बारी तुम्हार बारी नक्शल बारी जो कॉमिक है वो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया कॉमिक है। सुमित नाम के एक इलस्ट्रेटर है, उन्होंने बनाया है, तो जरूर, और वो अपडेट भी किया है, अपडेट हुआ है। हाँ, तो ये जो हमारे मर्चेंडाइज हैं इनका इस्तेमाल करें, इससे हमें भी समर्थन मिलेगा, सहायता मिलेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट न्यूज के लिए जो सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल है मीडिया का, जिसमें ना तो हम किसी कॉर्पोरेट का ऐड ले रहे हैं ना किसी सरकार का ऐड ले रहे हैं, तो पूरी तरह से विज्ञापन मुक्त मीडिया खड़ा करने की दिशा में भी इससे हमें समर्थन मिलेगा। तो न्यूज लॉन्ड्री को मर्चेंडाइज जो है इनको इस दिवाली पर आप लोगों को दें और मीडिया को समर्थन दें। दिवाली का मैं भूल गया था, दिवाली की हम बात कर रहे थे, सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और एक रिकमेंडेशन और, लखनऊ के, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और दिवाली हिंदू त्योहार है, लेकिन मैं चाहता हूं आप रफीक शादानी की शायरी सुने, और आपको उसमें दिवाली को शाम को जब भी बैठे अपने परिवार उनके साथ, वो हाथ से शायरी ज्यादा करते थे या व्यंग वाली, वो जरूर सुनिए, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी जो हम बात करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सभ्य तरीके से, कि खुली बात करना कितना जरूरी है आपस में। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।